हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 2 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है लेखन कला और शहरी जीवन। पाठ का पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में यानी शुरुआत में शहरीकरण के कारण थे। इसका उत्तर इस तरह से होगा, शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती से इतनी उपज होती हो कि शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरा जा सके। शहर में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः जहां शहर का विकास होता है वहां की जमीन प्राकृतिक रूप से उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसी जमीन ही अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न प्रदान करने में समर्थ यानी सक्षम हो सकती है। लेकिन केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही शहरीकरण के कारण कदापि नहीं हो सकते। शहरीकरण के अन्य कारक भी हैं, जैसे उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था। इन कारकों ने भी शहरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल यानी पुराने समय में उद्योगों का विकास शहरीकरण की एक अति आवश्यक शर्त थी। उद्योग मात्र शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा करता था, अपितु विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं कारीगरों को आजीविका की सुविधा भी उपलब्ध कराते थे। वास्तव में नगर जीवन और लोगों को एक स्थान पर बसना तभी संभव है जब विशाल संख्या में लोग अलग अलग गैर खाद्यान्न उत्पादक कार्यों में लगे हों, यानी अलग अलग कामों में, खेती के अलावा अलग अलग कामों में लगे हों। उन्नत व्यापार शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाले माल को गांवों में पहुंचाया जाता था और गांवों से कच्चा माल तथा खाद्यान्नों को शहरों में पहुंचाया जाता था। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की और ईरान से आयात करते थे यानी मंगाया जाता था। इसके स्थान पर मेसोपोटामिया से कपड़ा तथा कृषि संबंधित उत्पाद को अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। शहरी विकास के लिए लेखन कला की एक अहम भूमिका रही है। इसका कारण यह है कि हिसाब किताब की व्यवस्था के बिना व्यापार में किसी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है। निसंदेह लेखन कला के विकास ने मेसोपोटामिया में नगरों के उदय में महत्वपूर्ण योगदान किया। लेखन कला के साथ साथ शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था अति आवश्यक है। व्यापार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन के द्वारा ही संभव है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कांस्य युग में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादक मुख्य रूप से शासक वर्ग और मंदिरों पर ही निर्भर होते थे। प्रशासक वर्ग केवल कानून और व्यवस्था का संचालन नहीं करते थे, इसके अलावा श्रम विभाजन को भी नियंत्रित करते थे। निसंदेह श्रम विभाजन ने शहरीकरण की गति को बल दिया। नगरीय जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगार, उदाहरण के लिए धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हुए हों। ऐसी स्थिति में शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। इसका कारण यह है, शहर के निर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें केवल किसी एक स्थान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने में कुशल नहीं हो सकता। यही कारण है कि औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का पालन अति आवश्यक हो जाता है। कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरीकरण के लिए अति आवश्यक होती है। परिवहन व्यवस्था अच्छी होने पर गांव से पर्याप्त मात्रा में अनाज शहरों में भेजा जाता है और शहरों में तैयार की गई वस्तुओं को गांवों तक पहुंचाया जा सकता है। मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल संसाधन छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन थे। यही कारण है कि उन दिनों फरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग का कार्य करती थी। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के साथ शहरीकरण के विकास में प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर के साथ साथ अन्य कारक भी उत्तरदायी थे। पाठ का दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिसकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ और निम्नलिखित में से कौन सी बातें
शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसमें पहला क है अत्यंत उत्पादक खेती, ख है जल परिवहन, ग है धातु और पत्थर की कमी, घ है श्रम विभाजन, अंग है मुद्राओं का प्रयोग और च है राजाओं की सैन्य शक्ति जिसमें श्रम को अनिवार्य बना दिया। कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते थे। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु भी हैं। यही कारण है कि शहर ग्रामों की अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे हुए होते थे। प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यक दशाएं, जिसमें पहला क है अत्यंत उत्पादक खेती। निस्संदेह अत्यंत उत्पादक खेती प्रारंभिक शहरीकरण की एक अत्यंत आवश्यक दशा थी कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतनी उपज होती हो कि शहर में रहने वाले लोगों का पेट भरने में सक्षम हो, समर्थ हो। शहरों में लोग घनी बस्तियों में रहते हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर जमीन का प्राकृतिक स्वरूप उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकास का होना एक प्रमाण है। जल परिवहन भी शहरीकरण के लिए अत्यंत उत्पादक खेती से कम आवश्यक दशा नहीं है। प्रारंभिक काल में बोझा ढोने वाले पशुओं के पीठ पर लाद कर व बैलगाड़ियों में भर कर शहरों में कृषि उत्पाद को ले जाना सरल नहीं था। इन माध्यमों से परिवहन में अत्यधिक समय लगता था। ज्यादा समय लगता था। इसकी अपेक्षाकृत कांस्यकालीन सभ्यताओं में जल परिवहन खाद्यान्न एवं अन्य सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक सुरक्षित रास्ता और साधन बन गया था। खाद्यान्न व अन्य सामान से भरी नौकाएं नदी की धारा के साथ चलती थी। परिणामतः उन पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन के रूप में काम करती थी। यही कारण था कि जल परिवहन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, सिद्ध हुआ है। ग है धातु और पत्थर की कमी। धातु और पत्थर की कमी ने भी मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बल दिया। निसंदेह उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का ही एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा व्यापार के द्वारा ही नगरों में बनने वाले मालों को गांवों में पहुंचाया जाता है और गांवों से कच्चा माल तथा खाद्यान्न शहरों में आता है। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न थी, किंतु वहां खनिज पदार्थों की कमी थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण आदि बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए अथवा नाव बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था, कमी थी। इस तरह से औजार, बर्तन तथा आभूषण बनाने के लिए अच्छी धातु भी उपलब्ध नहीं थी। अतः ये वस्तुएं व्यापार के द्वारा ही प्राप्त की जाती थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया से कपड़ा और कृषि संबंधी उत्पादों को अन्य देशों के लिए निर्यात किए जाते थे। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के अन्य देशों से मंगाए जाते थे, यानी आयात की जाती थी। शहर के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न दशाएं यानी परिस्थितियां, जिसमें क है मुद्रा का प्रयोग। पहला जो है मुद्रा का प्रयोग, शहरीकरण के विकास के कारण मुद्राओं के प्रचलन को बल मिला। निसंदेह मुद्राओं के प्रचलन ने साहूकारों, विभिन्न व्यवसायियों, व्यापार तथा सरकार के काम को सरल बना दिया। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शहरों का लेन देन अव्यक्तिगत रूप से होता था। जिन लोगों से लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे से अपरिचित होते थे। अतः संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गट्टरों को भेजते समय उस पे मुहर लगाना अनिवार्य समझा जाता था। श्रम विभाजन। नगर जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न गैर खाद्यान्न उत्पादक रोजगार जैसे धातु कर्म, मुहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि के कामों में लगे हों। शहर के विनिर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थर की आवश्यकता होती है। इन चीजों को केवल एक स्थान से प्राप्त करना संभव है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण में कुशल नहीं हो सकता।
परिणामतः औद्योगिकरण एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वस्तुतः शहरीकरण की प्रक्रिया से श्रम विभाजन को बल मिलता है। राजाओं की सैन्य शक्ति, शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति की आधारशिला। हम जानते हैं कि शहरीकरण और औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। व्यापार के विकास के लिए शांति और सुरक्षा अति आवश्यक है, जो कि किसी शक्तिशाली केंद्र के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। परिणाम स्वरूप शहरीकरण के साथ साथ कानून व्यवस्था की देखभाल तथा श्रम विभाजन पर नियंत्रण अति आवश्यक हो गया। इसके फलस्वरूप राजा की सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी और उदाहरण के लिए यदि मेसोपोटामिया का शहरीकरण हुआ तो वहां एक कुशल और शक्तिशाली केंद्र शासक का भी उदय हुआ। पाठ का तीसरा प्रश्न है, यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। उत्तर इस तरह से है, मेसोपोटामिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि इसके पश्चिमी मरुस्थल से यावर समूहों के कई झुंड इसके उपजाऊ एवं संपन्न भूमि प्रदेश में आते थे। ये पशु चारा गर्मी के मौसम में अपने भेड़ बकरियों को इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में ले जाते थे। अनेक बार ये यावर समूह गडेरियों, फसल काटने वाले मजदूर अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में इस उपजाऊ प्रदेश में आते थे और अस्थायी रूप से इसे अपना निवास स्थान बना लेते थे। ये खानाबदोश अकदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मेनियन जाति के लोग ही थे। पशु चारक अपने पशुओं तथा अनेक उत्पादों जैसे पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले अनाज और धातु के औजार आदि लेते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भूमि को उपजाऊ बनाती थी, इसलिए यह खाद किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी थी। किंतु यदा कदा किसानों और पशु चारकों अथवा गडेरियों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। प्रायः ऐसा होता था कि पशु चारक अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों के बीच से निकाल कर ले जाते थे। परिणामतः किसानों की फसल को हानि पहुंचती थी, यहाँ तक कि कई बार खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती थी। मारी के अभिलेखों से जाहिर होता है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में पशु चारकों के आगमन पर नजर रखी जाती थी। निसंदेह चरवाहे कभी उपयोगी साबित हो सकते थे तो कभी हानिकारक भी। यदि शहरी लोगों के साथ पशु चारकों का संबंध दोस्ताना नहीं होता तो वे आवागमन के प्रमुख रास्तों को भी हानि पहुंचा सकते थे। इसके अलावा कभी कभी खानाबदोश पशु चारक लूट मार की गतिविधियों में लिप्त होते थे, शामिल रहते थे, यहाँ तक कि वे किसान के गांवों पर हमला कर देते थे और उनका इकट्ठा किया गया अनाज आदि लूट कर ले जाते थे। उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी जाहिर है कि ये आयावर पशु चारक घास के मैदानों में अथवा सड़क के किनारे तंबुओं में रहा करते थे। वे प्राय राह जनी के कार्यों में भी लिप्त रहते थे। मारी राज्य में कृषक व पशुचारक दोनों निवास करते थे। फिर भी मारी नगर के राजा इन पशुचारक समूहों की गतिविधियों के प्रति अत्यधिक सावधान थे। पशु चारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी, किंतु उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों व संस्कृतियों के लिए खुली थी। निसंदेह विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोग आपसी मेल जोल से वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। पाठ का चौथा प्रश्न है, आप क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? इसका उत्तर इस तरह से है, सुमेरियाई लोग बहु देवी देवतावादी थे। प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर का अपना देवता होता था। निसंदेह उनके देवी देवताओं की संख्या विशाल थी और उनमें अधिकांशतः प्रकृति की शक्तियों के प्रतिनिधि थे। उदाहरण के लिए इन्ना प्रेम और युद्ध की देवी थी, तो उर चंद्र देवता था। ये सुमेर के लोकप्रिय देवी देवता थे। इसके अलावा एनलिल सुमेर में पूजे जाने वाले देवताओं में सर्वप्रमुख थे। इस देवता को मानवता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए बनाया गया मंदिर उनके घर होते थे। शुरू में मंदिरों का निर्माण विशेष योजना के आधार पर किया जाता था।
मंदिर का केंद्रीय कक्ष देवी देवता के प्रतिमा कक्ष से जुड़ा होता था। इसके अतिरिक्त मंदिरों के दोनों तरफ गलियारा होता था, परंतु बाद के काल में मंदिरों का निर्माण घर के योजना अनुसार होने लगा। इसके अंतर्गत एक खुले आंगन के चारों ओर अनेक कमरे बनाए जाते थे। देवी देवता की मूर्ति के दर्शन सीधे नहीं होते थे, वहां तक पहुंचने के लिए आंगनों और बाहरी कक्षों यानी तिरछे अच्छों से होकर गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सभी मंदिर एक जैसे बने होते थे, अतः वे घर जैसे ही दिखते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर मानव जीवन से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। इतिहास गवाह है कि सुमेराई के नगर राज्यों पर ऐसे सरदारों और राजाओं ने शासन किया जो पुजारी थे। संदर्भित काल में राजस्व पुजारियों के कामकाज से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति पुजारी एवं शासक दोनों रूपों में काम करते थे। इस प्रकार मंदिर पूजा स्थल के साथ साथ प्रमुख पुजारी और शासक का भी निवास स्थल माना जाता था। इसके अतिरिक्त मंदिर सार्वजनिक रूप से जीवन का केंद्र बिंदु भी था। सार्वजनिक जीवन से संबंधित कार्यों का मार्गदर्शन मंदिर में ही की जाती थी। मंदिर में गोदाम, कारखाने तथा कारीगरों के बड़े बड़े निवास सम्मिलित थे। मंदिर व्यवस्थापक व्यापारियों की नियोक्ता, आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक आदि के रूप में भी काम करते थे। इन्हीं मंदिरों में जादू टोना से बीमारियां ठीक की जाती थी। इसी स्थान पर लिखाई पढ़ाई का भी काम होता था। साथ के साथ ज्योतिषी जानने वाले इसे प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार मंदिर धार्मिक जीवन और सामाजिक बिंदु के केंद्र बिंदु होने के कारण आकार, प्रकार और क्रियाकलापों की दृष्टि से घर जैसे ही होते थे। पांचवा प्रश्न है, शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार में से उनमें से कौन सी संस्थाएं राजा के पहल पर निर्भर करती थी? मेसोपोटामिया में कालांतर में अनेक भव्य नगरों का निर्माण हुआ, जिनमें उरुक, लगांस, बेबीलोन व मारी प्रमुख नगर थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप नई नई बस्तियां स्थापित होने लगी थी। इन बस्तियों में कुछ बस्तियों ने प्राचीन शहरों का प्रारूप धारण किया। इन शहरों की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं थी। मंदिर के चारों तरफ विकसित शहर, व्यापारिक केंद्रों के आसपास विकसित शहर और शाही शहर। मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार लड़ाइयां होती रहती थी। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, जो मुखिया लड़ाई में जीत जाते थे, वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर उन्हें खुश कर देते थे और पराजित लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे कालांतर में अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। वे इस प्रकार अपना वर्चस्व बढ़ा लेते थे। युद्ध में विजय होने वाला मुखिया स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे, उनका स्थान दूसरे नेता भी ले लिया करते थे। कालांतर में इस प्रक्रिया में बदलाव तब आया जब इन नेताओं ने समुदायों के कल्याण की तरफ ध्यान देना शुरू किया। परिणाम स्वरूप नई नई संस्थाएं व परिपाटियां स्थापित हो गई। विजेता मुखिया ने मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों पर कीमती भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया। इससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिनमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। एक अनुमान के अनुसार एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों को 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करने पड़ते थे। उपरोक्त आधार से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक यह संभ्रात वर्ग भी उत्पन्न हो चुका था और धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा इसी वर्ग के हाथों में केंद्रित था। इसकी पुष्टि उन शहर में राजाओं एवं रानियों की कब्रों व समाधियों से खुदाई के द्वारा प्राप्त बहुमूल्य चीजों से पता चलता है, जैसे आभूषण, सोने के पात्र,
सफेद सीपियां और लार्ज बर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजरों आदि से हुई है। कानूनी दस्तावेज विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामले में संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हमें विवाह आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का भी जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा की घोषणा की जाती थी और वधु के माता पिता विवाह के लिए अपनी अनुमति व सहमति प्रदान करते थे। वर पक्ष के लोग वधु पक्ष को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म आदि के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को उपहार देते थे और बैठकर भोजन करते थे। भोजन आदि के बाद मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधु को अपनी सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में उसका हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, जानवर, खेत आदि पैतृक संपत्ति उसके पुत्रों को मिलते थे। सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था के अभाव में राज्य का कामकाज सुचारू ढंग से चलाना कठिन हो जाता था। अतः मेसोपोटामिया के शासकों को एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था की नींव रखी। ऐसी प्रबंध व्यवस्था के कारण ही उस राज्य में शांति व सुव्यवस्था बनी रही जो मेसोपोटामिया के विकास के लिए आवश्यक था।